एक नॉर्मल दिन, एक नॉर्मल स्कूल और उस स्कूल के नॉर्मल स्टूडेंट्स। लेकिन अचानक वो स्कूल उसके स्टूडेंट्स के साथ एक ब्लैक होल में गिर जाता है। और उस ब्लैक होल में गिरने के बाद उनका प्यारा स्कूल एक नर्क से भी बुरी जगह बन जाता है, जिसके मॉन्स्टर्स उन स्टूडेंट्स को हर पल मारने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या वो स्टूडेंट्स कभी उस नर्क से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दोयुन दिखाया जाता है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है। दोयुन और उसकी सिस्टर और मदर सुबह का नाश्ता बहुत हंसी मजाक के साथ कर रहे होते हैं। बाय द वे, दोयुन की सिस्टर उससे 1 साल बड़ी है और उसका नाम है दोयोन। इन दोनों का नाम बहुत सिमिलर है और दोनों भाई बहन अपनी मदर का प्यार लेकर स्कूल चले जाते हैं, जहां वो एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहते हैं स्कूल में ऐसे बिहेव करना कि जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो। तभी दोयुन के पास उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं, जिसमें से मोटे वाले का नाम है वोंगयुन और छोटे वाले का नाम है जीवू। और बाय द वे, मैं तुमको बता दूं ये तीनों फर्स्ट ईयर में ही है। बस जीवू क्लास 3 में है और दोयुन और वोंगयुन क्लास 4 में है। फिर भी ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। वोंगयुन कहता है, अरे आज तुम अपनी सिस्टर के साथ आए हो। और दोयुन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए चली जाती है। और वोंगयुन कहता है, क्या तुम दोनों साथ स्कूल आते हो? मुझे लगता था तुम दोनों की आपस में नहीं बनती। दोयुन कहता है, अरे हमारी तो अभी भी नहीं बनती, वो तो आज हमारे फादर का बर्थडे है, इसलिए हम गिफ्ट लेने गए थे, इस वजह से हम साथ आए। तभी जीवू कहता है, तुम दोनों साथ में अपने फादर के लिए गिफ्ट ले रहे हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी आपस में बनती है। चलो अब शर्माओ मत। ये सुनकर दोयुन उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ता है। तभी एक टीचर कहता है, स्टूडेंट्स दौड़ना बंद करो। तब वो तीनों रुक जाते हैं और अपने साइड में देखते हैं, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे। वह तीनों वहां देखने जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तभी उनको एक ब्लैक होल दिखता है और वो देखकर वोंगयुन कहता है, अरे ये तो वही ब्लैक सर्कल है ना, हमारे स्कूल में भी एक अपीयर हुआ है और ये तो काफी बड़ा भी है। दोयुन कहता है, अगर ये ब्लैक सर्कल है तो ये वही होगा। जीवू कहता है, हाँ वही सर्कल जिसके अंदर एक बार अगर तुम चले गए तो तुम कभी बाहर नहीं आओगे। मैंने सुना है हजारों लोग उस ब्लैक सर्कल में गिरने की वजह से मिसिंग हो गए। तभी एक पुलिस ऑफिसर कहता है, सारे स्टूडेंट्स सुनो, अब इसको देखना बंद करो और अपनी अपनी क्लास में चले जाओ। दोयुन भी अपनी क्लास में चला जाता है, जहां पर सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद उनका होमरूम टीचर उनको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देता है। हमारे स्कूल में जो ब्लैक सर्कल अपीयर हुआ है वो तो तुम सबने देख लिया होगा। कल एक दूसरे एरिया में एक ब्लैक सर्कल से रिलेटेड एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जिसमें 5 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को एक नया बना हुआ ब्लैक सर्कल मिला और वो क्यूरियोसिटी में उसके अंदर चले गए और मिसिंग हो गए। और ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम अगर एक बार उस सर्कल के अंदर चले गए तो तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाते। तो सावधान रहना और उस सर्कल के आसपास खेलने के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुमको कोई नया ब्लैक सर्कल मिले तो उसकी फौरन रिपोर्ट करना। और हमेशा चलते हुए अपने आसपास की चीजों से सावधान रहना। फिर हमें इस ब्लैक सर्कल के बारे में बताया जाता है, जिसको ब्लैक सर्कल फिनोमिना कहते हैं। ये मिस्टीरियस सर्कल होते हैं जो हाल ही में पूरी दुनिया में दिखना शुरू हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि यह सर्कल ग्रेविटी से इफेक्ट भी नहीं होते। यह आसमान में भी बन सकते हैं और जमीन के अंदर भी बन सकते हैं।
उनका साइज एक हाथ के जितना छोटा भी हो सकता है और एक कार के जितना बड़ा भी हो सकता है। वो बिना किसी पैटर्न के अपीयर होते हैं और साइंटिस्ट्स की कड़ी मेहनत के बाद भी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि जैसे वो क्यों बनता है और उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उस ब्लैक होल के अंदर जाता है वो फौरन ही टूट जाता है और उस ब्लैक सर्कल के अंदर से बाहर का कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से आज तक एक सिंगल पर्सन भी उस ब्लैक होल में गिरने के बाद बाहर नहीं निकला। फिर सीन दो यून पर शिफ्ट होता है जो वांग यून और जीवू के साथ घर जा रहा होता है और दो यून के घर के बाहर वो तीनों अलग हो जाते हैं और वहाँ पर दो यून की बड़ी बहन दो योन भी आ जाती है और वो एक दूसरे को फिर से मिडल फिंगर दिखाते हैं। फिर सीन दो यून के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और दो यून का फादर ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और वह बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी खुशियों को बहुत ही जल्दी ग्रहण लगने वाला है। फिर हमें उसी ब्लैक सर्कल का सीन दिखाया जाता है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके पास में खड़ा एक पुलिस ऑफिसर का स्टैचू उसके अंदर गिर जाता है। फिर सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लैक सर्कल पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। फिर सीन फिफ्थ पीरियड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर दो यून ना सोने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वो अपने पास वाली खिड़की में देखता है जहाँ पर हर एक चीज उनके साथ उसी ब्लैक सर्कल में गिर रही थी। इसी दौरान बाहर कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे थे और दो यून की बड़ी बहन दो योन खुशी से अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तभी वो देखती है बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ब्लैक सर्कल में गिरने लगते हैं और ये देखकर वो कांप जाती है और अपने साइड में देखती है जहाँ पर पूरी स्कूल की बिल्डिंग ही उसी ब्लैक सर्कल में गिर रही थी। फिर हमें बताया जाता है उस ब्लैक सर्कल के अंदर 512 स्टूडेंट्स और 38 स्कूल मेंबर्स गिर गए और सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ही बचे जो कि बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे। और उस स्कूल के बाहर दो यून की मदर को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और उसके फादर जो बिल्कुल शॉक में होते हैं और उनको ऐसे बेबस दिखाते हुए सीन दो यून पर शिफ्ट होता है जो अपनी क्लास में चिल्लाते हुए उठता है और वह बहुत हाफ रहा था। फिर वो अपने आप को देखता है और सोचता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो वो एक सपना था, वो कितना भयानक सपना था। फिर वो अपने आसपास देखता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स कांप रहे होते हैं और वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ये कोई भी सपना नहीं है, स्कूल सही में एक ब्लैक सर्कल में गिर चुका है। तभी दो यून का होमरूम टीचर उठता है और पूछता है क्या सब लोग ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई? देखो तुम्हारे पास बैठा हुआ फ्रेंड ठीक तो है ना। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को चेक करते हैं और थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई होती। तभी एक लड़की जिसका नाम सियोना होता है टीचर से पूछती है अब हमारे साथ क्या होगा। टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह कहता है मैं बाहर जाकर सिचुएशन चेक करता हूँ। और सब लोग चुपचाप बैठे रहना और दो यून सोचता है तुम्हारा क्या मतलब क्या होगा। ऑफ कोर्स हम सब लोग सही सलामत घर चले जाएंगे। तभी दो यून को जीवू की कही हुई बात याद आती है कि एक बार जो उस ब्लैक सर्कल में गिर गया वो कभी वापस नहीं आया और ये सोचकर दो यून के पसीने निकल जाते हैं।
पर वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है, ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, देखो किसी को भी चोट नहीं आई। हम लोग गिरे लेकिन फिर भी ठीक है, शायद ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और हो सकता है कि स्कूल का सिर्फ आधा हिस्सा ही उस ब्लैक सर्कल में गिरा हो। इस केस में हम लोग छत पर जाकर बच सकते हैं। तभी सियोना दोयुन से कहती है, क्या तुमने भी वो देखा? दोयुन कहता है, क्या स्कूल का ब्लैक सर्कल में गिरना? हाँ, मैंने वो देखा। तुम चिंता मत करो, जब हम सब सुरक्षित है तो हम लोग यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। तभी सियोना कहती है, नहीं ये नहीं, स्कूल बदल चुका है। दोयुन कहता है, बदल गया से तुम्हारा क्या मतलब है? सियोना कहती है, जब स्कूल ब्लैक सर्कल में गिर रहा था तब सब कुछ टूट गया और सब आपस में जुड़ा, गायब हुआ, अलग हुआ। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ दोबारा से बन रहा है। दोयुन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। और उन दोनों की इन्हीं बातों के बीच हमें टीचर को क्लासरूम के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर को स्कूल पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। वह अपने फोन को चेक करता है जिसमें नेटवर्क नहीं था। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है। वह टीचर उस लड़की से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या तुमको चोट लगी है? और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रही थी। फिर वह लड़की टीचर से कहती है, तुम क्लास के दौरान बाहर क्यों घूम रहे हो? और इससे पहले कि टीचर कुछ समझ पाता, वह लड़की अपने लंबे हाथों से टीचर का सर उड़ा देती है। और ये दोयुन और सियोना और आगे बैठे कुछ स्टूडेंट्स देख लेते हैं और आगे बैठी एक लड़की यह देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। और आगे बैठा एक लड़का जिसका नाम स्योंगजे होता है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को चिल्लाकर बताता है, अरे स्टूडेंट्स जल्दी से पीछे जाओ, यहाँ पर एक मर्डरर आ गया है। और यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स पीछे की तरफ भागने लगते हैं। और स्योंगजे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने वाला होता ही है कि तभी क्लास प्रेसिडेंट जिसका नाम जुंगवू होता है चिल्लाकर कहता है, उसको बाहर मत जाने देना। तब एक लड़की जिसका नाम सुजिन होता है स्योंगजे को क्लासरूम में खींच लेती है और कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मरना चाहते हो? फिर क्लास प्रेसिडेंट जुंगवू दोयुन से कहता है, दोयुन एक चेयर उठा लो, अगर वो चीज अंदर आने की कोशिश करे तो उसके ऊपर फेंक देना। दोयुन भी बिना कुछ कहे सीधा एक चेयर उठा लेता है। फिर वही लंबे हाथों वाली लड़की उनके क्लासरूम के फ्रंट गेट के सामने आती है और एक क्रीपी स्माइल करती है, जिसको देखकर दोयुन चेयर फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जुंगवू दोयुन को रुकने को कहता है और बताता है, वह देखो वह चीज अंदर नहीं आ रही। और वह लड़की स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। दोयुन पूछता है, क्या वह चली गई? और वो मॉन्स्टर उनको क्लासरूम में अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। और ये सब उस ब्लैक सर्कल में गिरने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ था। उनका टीचर अब नहीं रहा। डेथ को रियल लाइफ में देखना किसी कॉमिक या ड्रामा में देखने से काफी ज्यादा अलग है। और इस एहसास से दोयुन को अनइमेजिनेबल फियर और हेल्पलेसनेस फील होती है। और जब वो मॉन्स्टर चला गया तब ये न्यूज सबको पता चल गई और टीचर के बारे में सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या कुछ है जो हम टीचर के लिए अब कर सकते हैं? और जो चीज वो कर सकते थे वह यह थी क्लासरूम का दरवाजा बंद करके दुखी होकर रोना। लेकिन ये दुख ज्यादा देर तक नहीं चला। उनको एक प्लान बनाना था कि अब आगे क्या करे।
और जुंगवू बाकी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ की सिचुएशन समझाता है कि टीचर के साथ क्या हुआ, हमारे पास वाली क्लास गायब हो गई और हॉलवे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तभी एक लड़का जिसका नाम सियोक होता है जुंगवू से कहता है, तो क्लास प्रेसिडेंट तुम ये कह रहे हो कि एक मॉन्स्टर ने हमारे टीचर का सर उड़ा दिया और वो मॉन्स्टर बिल्कुल हमारी कोरियन टेक्स्ट बुक पर बनी लड़की जैसा दिखता है। जुंगवू कहता है हाँ ये सही है। सियोक अपने आगे बैठे लड़के से कहता है, युनजुन क्या तुम ये सब सुन रहे हो, एक मॉन्स्टर वो भी हमारी कोरियन टेक्स्ट बुक से। जुंगवू कहता है मैं अकेला नहीं हूँ जिसने वो सब देखा, तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ। सियोक सबकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहता है हाँ हाँ मैं मान गया, कोरियन टेक्स्ट बुक का मॉन्स्टर, और अब हमें सिर्फ उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। वैसे भी वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है और जब हम क्लासरूम के अंदर होते हैं तो वो हम पर अटैक भी नहीं करती। यहाँ पर बैठने से तो अच्छा होगा कि हम उससे जल्दी निपट ले और दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढे। तुम सब लोग क्या कहते हो? सियोंगजे कहता है तुम्हारी बात तो सही है। तभी एक लड़की जिसका नाम नारी होता है कहती है हाँ ये सही बात है, हमें एक साथ होकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देना चाहिए। और सियोक कहता है देखा ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो चलो मेरे प्लान के साथ जाते हैं। तभी जुंगवू कहता है रुको, हमें सारे सिनेरियोस के बारे में सोचना होगा। क्या हो अगर फिजिकल अटैक उस मॉन्स्टर पर काम ना करे या फिर कोई और अनएक्सपेक्टेड फैक्टर हो। तभी सियोक गुस्से में अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें, हमें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा। हर बात को रिजेक्ट करने के बजाय तुम कोई अच्छा प्लान बता दो। जुंगवू कहता है सियोक मैं तुमको गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस मैटर में बिना कुछ सोचे आगे जाने से हो सकता है और भी ज्यादा जाने जाए और हम और ज्यादा विक्टिम्स होना अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस मॉन्स्टर से बदला लेने के बजाय हमें इस ब्लैक सर्कल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी सियोक खड़ा होते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, हम उस मॉन्स्टर की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर कोई एस्केप ढूंढने का क्या पॉइंट है। तभी वो एक झाड़ू उठाता है और कहता है तुम में से चारा कौन बनना चाहेगा, अपना हाथ उठाओ। जब वो मॉन्स्टर बाहर आएगा तब मैं उसको खत्म कर दूंगा। तब वही लड़की जिसने सियोंगजे को बचाया था कहती है यू क्रेजी बास्टर्ड, कोई एक सिंगल स्ट्राइक में कट गया और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर तुम ही चारा क्यों नहीं बन जाते। और इस लड़की का नाम सुजिन है। सियोक सुजिन से कहता है तुम बहुत ज्यादा घमंडी तरीके से बात कर रही हो, शायद मुझे पहले तुमसे ही निपटना चाहिए। सुजिन कहती है ज्यादा एक्टिंग मत कर और दम है तो आजा मुझसे भिड़ ले। और वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं और सारे क्लासमेट्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और दोयुन के पीछे बैठा हुआ लड़का जिसका नाम सोहन होता है कहता है सोहन उठकर जुंगवू के पास जाता है और उसको अपनी नोटबुक देता है। जुंगवू कहता है ये क्या है, हाउ टू सर्वाइव इन अ ब्लैक सर्कल। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं और जुंगवू सोहन से पूछता है आखिर इसका क्या मतलब है। सोहन कहता है इसका मतलब वही है जो तुमने अभी पढ़ा, हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। सब लोग लड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। जुंगवू कहता है क्या तुम जानते हो आज तक कोई भी ब्लैक सर्कल से बाहर नहीं आया। सोहन कहता है हाँ ये जनरली लोग मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बहुत थोड़े लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो एक्चुअली ब्लैक सर्कल से बाहर आए हैं।
और अगर हम उन बचे हुए लोगों की तरह बिहेव करें तो शायद हम भी यहाँ से बच जाएंगे। तभी सियोक कहता है, तो तुम उस अनऑफिशियल सर्वाइवर थ्योरी की बात कर रहे हो। तुम बस कुछ बेकार की यूट्यूब वीडियोस को देखकर ये बेकार सॉल्यूशन बना रहे हो। सोहन कहता है, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा रहा, मेरे अंकल एक अनऑफिशियल सर्वाइवर है। सियोक कहता है, हम इस बात पर यकीन कैसे कर ले। सोहन कहता है, तुम चाहे इस पर यकीन करो या ना करो, लेकिन अब जब हम एक ब्लैक सर्कल में फंस चुके हैं तो मेरी बात सुन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। फिर सियोक कहता है, चलो ठीक है, बता दो, और सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर लौट जाते हैं। और सोहन अपनी नोटबुक से पढ़ना शुरू करता है। ब्लैक सर्कल में सरवाइव करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ब्लैक सर्कल है क्या। पहला पॉइंट, ब्लैक सर्कल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदा चीजों को छोड़कर हर चीज बदल जाती है। सोहन कहता है, हाँ हर चीज, और अभी जो तुमने मॉन्स्टर देखा तो उससे तुम यह समझ गए होंगे कि हमारी क्लासरूम के बाहर का स्कूल अब वैसा नहीं रहा जैसा हम जानते थे। लगभग हर चीज एक नेगेटिव वे में दोबारा बनी है। सियोना कहती है, मैं अभी भी नहीं समझी तुम्हारा क्या मतलब है दोबारा बनने से। हमारा क्लासरूम तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है, और किसी चीज को कितना अलग होना होगा एक टेक्स्ट बुक से मॉन्स्टर बाहर लाने के लिए। सोहन कहता है, जिस पल हम ब्लैक सर्कल में गिरे थे उस वक्त कोई भी चीज जितना ज्यादा किसी जिंदा चीज के करीब होगी वह उतना ही पहले जैसी रहेगी, और दूसरी क्लासेस भी सुरक्षित होंगी। और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी बदल जाएंगे, जैसे कि स्कूल के रूल्स, कॉमन घोस्ट स्टोरीज और हमारी ड्राइंग्स। सब कुछ, वह हर चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए वह बदलकर रियलिटी में बन चुकी है। यह सुनकर दोयुन घबराते हुए सोचता है, ये बहुत अजीब साउंड करता है, एक ऐसी बात जो अगर तुमने रियल वर्ल्ड में कही होती तो तुमको सब पागल मानते, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही इस पर यकीन आता है, क्योंकि इसके अलावा इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का और कोई भी तरीका नहीं है। तभी नारी कहती है, सब उस विंडो से बाहर देखो, मुझे अब बाहर कुछ नजर आ रहा है। सब लोग उठकर विंडो की तरफ जाते हैं और जो कुछ उनको दिखता है उससे उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग किसी डार्कनेस में नहीं थे, ना ये कोई सोलो लेवलिंग वाला डंजन है। ये एक इनफाइनाइट स्कूल है जो बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह दिख रहा है, जो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जिसकी ना शुरुआत दिख रही है ना ही अंत। तभी येरिम नाम की लड़की ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और सोहन कहता है, क्या हम अब दोबारा से टॉपिक पर बात करना शुरू करें। और स्कूल की ऐसी हालत देखने के बाद सब लोग शांति से बैठकर सोहन की बात सुनने लगते हैं। ब्लैक सर्कल में सरवाइव करने का दूसरा पॉइंट, जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर होते हैं वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करते, तो उनको जितना हो सके अवॉइड करो। ब्लैक सर्कल में सरवाइव करने का तीसरा पॉइंट, ब्लैक सर्कल के अंदर का 1 साल ब्लैक सर्कल के बाहर का सिर्फ 1 दिन होता है, तो बाहर से कोई मदद आने की उम्मीद मत करना। ब्लैक सर्कल में सरवाइव करने का 4th पॉइंट, हमारा शरीर ब्लैक सर्कल के बाहर के समय से प्रभावित होता है, इसलिए हम कई सालों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। ब्लैक सर्कल में सरवाइव करने का 5th और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से निकलने का रास्ता ऊपर नहीं है जहाँ से हम गिरे थे, बल्कि ब्लैक सर्कल के बिल्कुल नीचे है। और आखिर में ब्लैक सर्कल के अंदर तुम हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, हर चीज को इस तरह से देखो कि तुम कुछ स्टडी कर रहे हो।
फिर दोयुन सोचता है सोहन के अंकल ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कोई अल्टीमेट चीट कोड नहीं है जिससे हम यहाँ से फौरन बाहर निकल जाएंगे, बल्कि वो सबसे बुरी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करने के नियम है। तो इसको हम कोई सर्वाइवल गाइड तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले हमारे सर्वाइवल के चांसेस 0 थे। कम से कम इससे हमारे चांसेस कुछ तो बड़े हैं। और सोहन की एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद हम सब ने मिलकर इस ब्लैक सर्कल से बाहर निकलने के लिए एक प्लान बनाया। फिर जुंगवू कहता है, जैसा कि तुम सब जानते हो क्लासरूम के बाहर का एरिया एक भूल भुलैया के जैसा है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम हमेशा के लिए खो सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच चाहिए होगी। तो जिस प्लान के साथ हम सब आए हैं वो है एक मैप बनाना, और सुरक्षित रहने के लिए हम 4-4 लोगों की टीम बनाएंगे और ब्रेक के समय हम बाहर निकलकर मैप बनाएंगे। और जब क्लास का टाइम होने लगेगा हम जल्दी से क्लासरूम में वापस आ जाएंगे और सभी के नक्शों को जोड़ेंगे। अगर हम इसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो आखिर में हम एक ऐसा मैप बना लेंगे जिससे हम एग्जिट तक पहुंच जाएंगे। तभी सियोक जुंगवू से कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है ये चीज पॉसिबल भी है? तुमने कहा अगर हम क्लास के समय बाहर जाएंगे तो वो मॉन्स्टर हमें खत्म कर देगा। इसका मतलब मैप बनाने के लिए हमारे पास ब्रेक टाइम के सिर्फ 10 मिनट होंगे। इतने कम टाइम में आखिर हम क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या तुमने ये सोचा है? तभी एक लड़की जिसका नाम जियून होता है कहती है, मुझे नहीं लगता हमें उस बारे में चिंता करनी चाहिए। हम ब्लैक सर्कल में 5th पीरियड के दौरान आए थे और उसी समय वो पहला मॉन्स्टर भी आया था। अगर हम ये माने कि ब्लैक सर्कल के अंदर का टाइम क्लास के टाइम को एग्जैक्टली फॉलो करता है, तो उस इंसिडेंट के तुरंत बाद पहली बेल बज गई थी, जिसका मतलब ब्रेक टाइम शुरू हो गया। और उस ब्रेक टाइम के दौरान हम लोग शॉक भी हुए। सोहन ने ब्लैक सर्कल को एक्सप्लेन भी किया और हमने और भी कितनी चीजें एक्सपीरियंस की। और इतना कुछ होने के बाद पहली बेल बजी। अगर हम सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें तो वह कुछ ऐसा दिखेगा। क्या ब्रेक का समय कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं लग रहा? और पीछे बैठा हुआ सोहन कहता है 5, 4, 3, 2, 1 और थर्ड रिंग भी बज जाती है। और सोहन कहता है इसका मतलब क्लास टाइम अब 10 मिनट का है और ब्रेक टाइम 50 मिनट का। ये दोनों आपस में बदल चुके हैं। फिर जुंगवू आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अब हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए 50 मिनट है, लेकिन बाद में एक्सप्लोर करने का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और क्लासरूम में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तब हम किसी दूसरी क्लास को हमारा न्यू बेस बना लेंगे। सियोक, तुम क्या कहते हो? क्या ये सही है? सियोक कहता है, नहीं जुंगवू मैडम, आप बिल्कुल सही हो। फिर जुंगवू कहता है, तो ठीक है, अब प्लानिंग को यहीं पर खत्म करते हैं और हम अगले ब्रेक टाइम में बाहर जाएंगे। तब तक कुछ प्रिपरेशन करते हैं और वह स्टूडेंट्स कुछ हथियार बनाते हैं और लकीली वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। और दोयुन का फ्रेंड वांगयुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दोयुन के पास आकर रोने लगता है। तब एक लड़की जिसका नाम सोयोन होता है वांगयुन को मारते हुए कहती है, अब ये बकवास करना बंद कर दो। और हमें ग्रुप ए दिखाया जाता है जिसके अंदर होते हैं दोयुन, सियोना, वांगयुन और सोयोन। फिर हमें ग्रुप बी दिखाया जाता है जिसके अंदर होते हैं जुंगवू, सुजिन, ताइह्यून और नारी। फिर हमें ग्रुप सी दिखाया जाता है जिसके अंदर होते हैं सोहन, जीयुन, स्योंगजे और मीजी। और शायद जीयुन का सोहन पर क्रश है।
फिर हमें ग्रुप डी दिखाया जाता है जिसके अंदर होते हैं युनजुन, येरिम, सियोक और सियोजियोंग। और सियोक युनजुन से कह रहा होता है अगर हमें दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे। वैसे भी अगर हम इन लोगों के साथ रहे तो हमें 100 साल लग जाएंगे यहाँ से बाहर निकलते निकलते। फिर जुंगवू कहता है इस ब्रेक टाइम के दौरान मैं थोड़ा बाहर चेक करने गया था जहाँ मुझे पता चला हमारी क्लास से बाहर 4 रास्ते जाते हैं और हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, तो हर ग्रुप एक रास्ता ले सकता है। और आखिरी बात, कभी भी खुद को ज्यादा मत समझना। अगर तुमको कोई मॉन्स्टर दिखता है तो उससे फाइट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और अगर तुमको कुछ गड़बड़ लगे तो फौरन वहां से भाग जाना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सब लोग जिंदा वापस आए। तभी ब्रेक टाइम शुरू हो जाता है और सब लोग क्लास से बाहर मैप बनाने के लिए निकलते हैं। और यहीं हमारा पहला एपिसोड एंड होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा एक पूरा स्कूल एक ब्लैक सर्कल में गिर जाता है, जिस ब्लैक सर्कल के मॉन्स्टर्स उन स्टूडेंट्स को हर पल मारने की कोशिश करते हैं। और वह स्टूडेंट्स वहां से बचकर निकलने के लिए एक मैप बनाने का फैसला करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोयुन अपने फ्रेंड जीवू के बारे में सोच रहा था। फिर खुद को समझाते हुए कि वो बिल्कुल ठीक होगा, दोयुन भी क्लासरूम से बाहर जाने लगता है। फिर हमें दोयुन के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। उनके रास्ते में इतना ज्यादा अंधेरा था कि मोबाइल का फ्लैशलाइट का यूज करके भी उनको ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वोंग्युन पहले की तरह अब भी रोए जा रहा था। तभी उनको आगे थोड़ी रोशनी दिखती है और वो वहां जाकर देखते हैं कि वो लोग अब 2 नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। वो लोग सोच रहे थे उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तभी सोयोन को दूसरी तरफ कुछ ड्राइंग्स दिखाई देती है और उनका ग्रुप वहां जाकर देखने का फैसला करता है। और इसमें भी वोंग्युन रोना बंद नहीं कर रहा होता। तभी हमें क्लास प्रेसिडेंट जुंगवू के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जो ग्रुप बी होता है, और उनको भी सेम वैसी ही ड्राइंग्स मिली होती है। नारी जुंगवू से कहती है ये ड्राइंग्स कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन जुंगवू उन ड्राइंग्स को बहुत गौर से देखे जा रहा होता है, जो उसको बहुत क्रीपी वाइब दे रही होती है। और वो फैसला करता है अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन चलो फिलहाल क्लासरूम में वापस चलते हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ी और प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी नारी कहती है हमें और क्या प्रिपरेशन करनी है, जिसके जवाब में जुंगवू कहता है हमें दूसरे क्लासमेट से भी सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या देखा, और ये ड्राइंग्स मुझे बहुत बैड फीलिंग दे रही है। ऐसा लगता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है। और इसके साथ ग्रुप बी क्लासरूम में वापस जाने का फैसला करता है। फिर सीन दोयुन के ग्रुप ए पर शिफ्ट होता है। दोयुन आगे जाकर चेक करता है कि कोई खतरा तो नहीं है। तभी उसको वहाँ पर एक मैकेनिकल पेंसिल गिरी हुई दिखती है और उसको देखकर दोयुन को याद आता है कि ये तो जीवू की पेंसिल है। और दोयुन को दीवार पर जीवू की बहुत ही डरावनी ड्राइंग्स दिखती है, जिसको देखकर दोयुन के पसीने छूट जाते हैं। और वो सोचता है कहीं इस दीवार ने जीवू को निगल तो नहीं लिया। लेकिन फिर वो अपने आप को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक ड्राइंग है और जीवू बिल्कुल ठीक होगा। तभी वहाँ पर सियोना, सोयोन और वोंग्युन भी आ जाते हैं। और वोंग्युन जीवू की ड्राइंग को देखकर दोयुन की तरफ देखता है।
लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते और फिर थोड़ा आगे जाकर उनके ग्रुप को और भी कई सारे नए रास्ते मिलते हैं। और सियोना कहती है यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं, अगर हम मैप नहीं बना रहे होते तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। तभी सोयोन कहती है अब हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, जिसके जवाब में दोयुन कहता है हम ड्राइंग्स को फॉलो करेंगे और उनको उस रास्ते में बहुत सारी क्रीपी ड्राइंग्स दिखती है। और दोयुन ने ड्राइंग्स को फॉलो करने का फैसला इसलिए लिया होता है क्योंकि उसको लगता है इन ड्राइंग्स के आखिर में उसको कहीं ना कहीं जीवू मिल जाएगा। और सिर्फ जीवू ही नहीं, उसकी क्लास के सर्वाइवर्स भी मिल जाएंगे और वो लोग शायद उस क्लास को अपना न्यू बेस बना ले। और वो लोग उन ड्राइंग्स का पीछा करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और तभी उनको एक बात समझ आती है, ये सारी ड्राइंग्स दो दो के ग्रुप में है और ये सब जीवू के क्लासमेट्स की ड्राइंग है। तभी वोंग यून डरते हुए कहता है मैं अब और आगे नहीं जा सकता, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सारी ड्राइंग्स बिना किसी रीजन के अपीयर हो गई। और सियोना भी कहती है इस बार वोंग यून सही कह रहा है, चलो क्लासरूम में वापस चलते हैं। और जुंगवू ने भी कहा था अगर कुछ गलत लगे तो सीधा भाग जाना। और सोयोन दोयुन से कहती है हमें क्या करना चाहिए, अगर हम घर जाना चाहते हैं तो हमें सब कुछ तो देखना पड़ेगा। दोयुन जीवू के लिए आगे तो जाना चाहता था लेकिन वो दोबारा क्लासरूम में जाने का फैसला करता है और वापस क्लासरूम की तरफ जाते हुए सोचता है यह समझदारी से सोचने का समय है, अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुसीबत में फंस जाएंगे। चलो पहले क्लासरूम में जाकर एक बढ़िया प्लान बनाते हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है क्या वहाँ कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। और ये सुनकर वोंग यून वहाँ से डरकर भागने लगता है। सब उसको रोकते हैं लेकिन वो नहीं सुनता और अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो वो खो जाएगा। इसलिए दोयुन सोयोन से कहता है तुम वोंग यून के पीछे जाओ और हम देख कर आते हैं कहीं वो कोई सर्वाइवर तो नहीं। सोयोन दोयुन को अपनी झाड़ू देती है और वोंग यून के पीछे चली जाती है। फिर दोयुन और सियोना उस आवाज को चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ पर दोयुन को एक स्टूडेंट दिखता है। दोयुन उस स्टूडेंट के पास जाता है और पूछता है क्या तुम खड़े हो सकते हो। फिर हमें वो स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसकी आधी बॉडी एक ड्राइंग बन चुकी होती है और ये देखकर दोयुन को जीवू की ड्राइंग याद आती है और उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो स्टूडेंट दोयुन से कहता है प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ एक मॉन्स्टर है जो दीवारों को फोल्ड करके लोगों को ड्राइंग्स में बदल देता है। वो अभी दूर गया है दूसरे स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो इससे पहले कि वो वापस आ जाए। क्या तुम सुन रहे हो प्लीज। तभी अचानक एक बड़ा सा हाथ उस स्टूडेंट की साइड वाली दीवार को एक पेपर की तरह बनाकर उस स्टूडेंट पर गिरा देता है, जिससे वो स्टूडेंट एक ड्राइंग बन जाता है और दोयुन उससे बाल बाल बचता है। और दोयुन अपने होश में आता है और देखता है एक बड़ा सा हाथ जो दीवार को फोल्ड किए हुए था। दोयुन सोचता है क्या ये भी एक मॉन्स्टर है, लेकिन अभी तो ब्रेक टाइम है, क्या ब्रेक टाइम में भी मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या मुझे भाग जाना चाहिए और अगर मैं भागूंगा तो क्या ये मुझे पकड़ लेगा और क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ।
और ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग पर छा जाते हैं। तभी दोयुन को सोहन की बात याद आती है कि हर चीज को ऑब्जर्व और एनालाइज करो जैसे कि तुम स्टडी कर रहे हो। और दोयुन सोचता है मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ? वो दीवार में वापस चला गया, क्या उसने मुझे जाने दिया या फिर वो मेरे साथ खेल रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक कि वो मॉन्स्टर चला ना जाए? नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि वो जाएगा और मेरे पास टाइम भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर सियोना मुझे बुलाने के लिए यहाँ आ गई तो वो मॉन्स्टर कहीं उसको भी एक ड्राइंग ना बना दे। अब मैं क्या करूँ? और दोयुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो खुद को शांत करते हुए सोहन की बातों को याद करके अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। फिर उसको एक आइडिया आता है और उसके हाथ में जो झाड़ू होती है वो उसको खुद से दूर फेंकता है और वो देखता है वो मॉन्स्टर भी उसी झाड़ू के पीछे जा रहा है। और दोयुन सोचता है मेरा अंदाजा सही था, वो मॉन्स्टर झाड़ू के तरफ जा रहा है। इसका मतलब वो मॉन्स्टर देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है। फिर दोयुन धीरे धीरे पीछे जाता है और वहाँ सियोना दोयुन से पूछती है क्या वहाँ कोई सर्वाइवर था? तब दोयुन कहता है मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो और कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी आवाज मत करना, अपने चलने की भी नहीं। फिर वो दोनों धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर दोयुन की झाड़ू के पास पहुँच जाता है और उसको भी ड्राइंग बना देता है जिससे एक आवाज होती है। और सियोना उस आवाज को सुनकर चिल्ला देती है और दोयुन घबरा कर पीछे देखता है जहाँ पर वो बड़े से हाथ वाला मॉन्स्टर आ जाता है और दोयुन कहता है भागो। और वो मॉन्स्टर फ्लोर को अपनी एक उंगली से टच करता है जिससे वह पेपर के जैसी बन जाती है और वो मॉन्स्टर उस फ्लोर को उठाकर दोयुन और सियोना के पीछे पड़ जाता है और वो लगभग उन दोनों को पकड़ने वाला होता ही है। तभी दोयुन को एक आइडिया आता है और दोयुन अपने फोन का वॉल्यूम फुल करके रिंगटोन ऑन करता है और उसको मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। और वो मॉन्स्टर वहीं पर उस फोन को भी ड्राइंग बना देता है और रुक जाता है और फिर धीरे धीरे अपने आप पीछे चला जाता है। उसके जाने के 5 मिनट बाद भी दोयुन और सियोना बिल्कुल वैसे ही रहते हैं और बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। और कुछ देर बाद वो अपने बनाए हुए मैप का इस्तेमाल करके फिर से क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं जहां उनको आगे जाकर वोंगयुन और सोयोन भी मिल जाते हैं। जहां सियोना तो सोयोन के गले लगकर रोने लगती है और दोयुन पास में ही बनी जीवू की ड्राइंग के हाथ को टच करके रो रहा होता है। और ये देखकर वोंगयुन भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है और वो भी दोयुन के साथ रोने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो चारों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर मीजी उनको बताती है ग्रुप डी जिसमें सियोक, युनजुन, येरिम और सियोजियोंग थे, उनमें से येरिम मिसिंग है। शायद वो लोग येरिम को पीछे छोड़ आए। और क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। जुंगवू कहता है जब दूसरा ब्रेक टाइम आएगा तब हम येरिम को ढूंढने जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि येरिम को कोई दूसरी क्लास मिल गई होगी। और सोयोन जुंगवू से पूछती है येरिम यहाँ पर क्यों नहीं है? तभी ग्रुप डी की सियोजियोंग चिल्लाते हुए कहती है इस बंदे ने ना सिर्फ येरिम को बल्कि मुझे भी मारने की कोशिश की, हमें इसको जल्दी से क्लास के बाहर फेंक देना चाहिए। तभी सियोक कहता है मुझे पता था तुम सब लोग पागल हो, क्या मुझे अब तुम सब लोगों को मार देना चाहिए? अब तो ये पॉसिबल भी लगता है। फिर सुजिन सियोक को धमकाने आती है और सियोक को बचाने युनजुन बीच में आ जाता है।
और ऐसे ही एक के बाद एक वो सब एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं और उनकी ये बात बहुत जल्दी एक फाइट में कन्वर्ट होने वाली थी। इतने में ही क्लास की बेल बज जाती है और वो सब चुप हो जाते हैं। फिर सियोक सारे स्टूडेंट्स को बताता है कि क्या हुआ था जब उसका ग्रुप डी एक्सप्लोर कर रहा था। तब येरिम सिर्फ रोए जा रही थी और सियोक उसको चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं हो पाती। फिर उनका ग्रुप एक दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर सियोक को एक गर्ल्स वॉशरूम दिखता है और सियोक येरिम से कहता है, जाओ अपना मुंह धो के आओ, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं तुमको पीछे छोड़ दूंगा। ये रिम कहती है, मैं अंदर कैसे जाऊँ, अगर अंदर कोई मॉन्स्टर हुआ तो मैं क्या करूँगी। सियोक कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वो लात मार के दरवाजा खोल देता है और एक एक करके सारे स्टॉल्स को चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन उनके पीछे मिरर में हमें उनके कुछ इविल वर्जन दिखते हैं जो उनसे मिस हो गए। सियोक येरिम से कहता है, अब तो ठीक है ना, तुम्हें और तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए। येरिम कहती है, हाँ ये इनफ है। फिर वो सब येरिम को अंदर छोड़कर बाहर जाकर उसका वेट करने लगते हैं। सियोक सियोजियोंग से कहता है, तुम बाहर क्यों आई, तुम्हें तो उसके साथ अंदर रहना चाहिए ना, तुम दोनों फ्रेंड्स नहीं हो क्या। सियोजियोंग कहती है, हम ज्यादा क्लोज नहीं है। फिर सियोक कहता है, लेकिन ऐसे समय में हमें साथ रहना चाहिए, चलो छोड़ो, जो तुम्हारा मन है वो करो, मुझे क्या। फिर हमें वॉशरूम के अंदर ये रिम दिखाई जाती है जो नल चालू करके अपने ग्लासेस उतार देती है, जिससे उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। फिर वो अपना मुंह धोती है और उसको मिरर में अपनी एक धुंधली क्रीपी स्माइल करती हुई रिफ्लेक्शन दिखती है। वो अपने ग्लासेस पहन के देखती है तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसकी रिफ्लेक्शन उसका मुंह पकड़ लेती है। फिर सियोक वॉशरूम के बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, 10 मिनट हो चुके हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन अब तुम बाहर आ जाओ। तभी येरिम एक क्रीपी स्माइल करते हुए बाहर आती है, जिसको देखकर सियोक कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम आखिर इतनी देर क्या कर रही थी। लेकिन येरिम सियोक को कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे सियोक को थोड़ा गुस्सा आता है और वो येरिम से कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, पहले मैंने तुमसे कहा रोना बंद करने को और अब तुम इतना पागल जैसा एक्सप्रेशन दे रही हो। तब येरिम सियोक की तरफ देखती है और अपना पूरा मुंह खोलकर अजीब सी आवाजें निकालती है और युनजुन भी ये सब देख रहा होता है। तभी उसकी नजर येरिम के हाथ पर जाती है जो अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। वो अपना हाथ भी वैसा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है बिना हाथ को तोड़े ये करना पॉसिबल नहीं है और उसको वॉशरूम के अंदर से आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। तो वो सियोक को पकड़ के पीछे कर देता है और येरिम से कहता है, तुम क्या चीज हो। तभी येरिम अजीब सा फेस बनाकर उनकी तरफ भागने लगती है और सियोक अपनी जापानी झाड़ू से येरिम के पेट पर मारता है और उसको लगता है येरिम का काम तो पक्का हो गया। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और युनजुन से कहता है, तुमने मुझे डरा दिया था इसलिए मैंने झाड़ू से उसको मारा, वो सिर्फ बेहोश हुई है ना, लोग इतनी जल्दी तो नहीं निपट जाते। तभी येरिम फुल भूतिया अंदाज में उठती है और सियोजियोंग साइड में से चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर सियोक की झाड़ू के टच हो जाता है और येरिम का ध्यान उस पर चला जाता है। तब सियोजियोंग डर के चिल्लाते हुए कहती है, तू कमीनी क्या
देख रही है, तभी येरिम उठकर उसकी तरफ आने लगती है, जिसको सियोजियोंग डॉज कर लेती है और फिर वो तीनों उससे दूर भागने लगते हैं। और थोड़ी सी ही दूर जाते ही येरिम एक इनविजिबल वॉल की वजह से रुक जाती है और फिर उसी दीवार पर अपना सर मारने लगती है। और ये सब युनजुन बाकी सारे स्टूडेंट्स को सुनाते हुए कहता है, अगर मैं उसको लाना भी चाहता तो भी मैं नहीं ला पाता, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम समझते। फिर सुजिन कहती है, तो तुमने सिर्फ उसको इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट कर रही थी, जिससे चिढ़ते हुए सियोक कहता है, क्या तुम सुन भी रही थी जो हमने कहा? हम ऐसे इंसान को वापस कैसे लाते जो हवा में अपना सर पटक रहा है? तभी युनजुन कहता है, एक और रीजन है और ये थोड़ा क्रेजी साउंड करेगा, लेकिन जब येरिम बाहर आई उसकी वॉइस ऐसी लग रही थी जैसे वो वॉशरूम के अंदर से आ रही हो। दूसरे शब्दों में वहाँ पर सिर्फ एक येरिम नहीं थी, लेकिन सुजिन उन पर फिर भी भरोसा नहीं करती और पीछे से सोयोन कहती है, तो उनमें से एक जरूर मॉन्स्टर होगी। और फिर दोयुन और सियोना बाकी सारे स्टूडेंट्स को अपनी कहानी सुनाते हैं जो उनके साथ हुआ। इससे सबको पता चल जाता है कि ब्रेक टाइम में भी मॉन्स्टर आ सकते हैं और वो लोग सेफ नहीं है। फिर जैसे ही ब्रेक टाइम होता है, जुंगवू का ग्रुप युनजुन को लेकर येरिम को ढूंढने के लिए जाता है। उनको रास्ते में तो कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम के पास पहुंचते हैं, उनको वॉशरूम का गेट लॉक मिलता है। जुंगवू युनजुन से पूछता है, क्या तुम श्योर हो, क्या ये सही जगह है? युनजुन भी उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो नहीं खुलता और वो कान लगाकर सुनने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं आती। और जुंगवू कहता है, हमारे पास अभी थोड़ा समय है तो और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। और वो सोचता है, क्या चीजें अलग होती अगर हम सियोक के मॉन्स्टर्स को मारने वाले आइडिया के साथ जाते। तभी तेयुन जुंगवू से कहता है, मैं बस पूछ रहा हूँ, लेकिन कहीं तुम जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को तो दोष नहीं दे रहे ना? अगर तुम नहीं होते तो आधी क्लास तो अब तक निपट जाती, तो खुद को दोष मत दो। फिर वो लोग क्लासरूम में वापस जाते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा खराब था। हर कोई रोए जा रहा था और सब लोग परेशान थे। फिर जियून जुंगवू से कहती है, जब तुम लोग बाहर थे तब मैंने कुछ सोचा है, क्या तुम सुनना चाहोगे? जुंगवू कहता है, हाँ जरूर। जियून कहती है, हमें जो पहला मॉन्स्टर दिखा था वो स्कूल के एक रूल जो कहता है क्लास के दौरान बाहर मत घूमो, उसको फॉलो कर रहा था। और ग्रुप ए को जो हाथ वाला मॉन्स्टर मिला वो भी स्कूल के एक रूल हॉलवे में आवाज मत करो को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब स्कूल के सारे रूल्स मॉन्स्टर बन चुके हैं, लेकिन जिस रूल पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो ये है, दूसरों की क्लास में मत जाओ। और ये सुनकर जुंगवू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब भले ही वो कितना भी मैप बना ले, लेकिन वो लोग कभी भी 50 मिनट के अंदर इस स्कूल के सबसे नीचे नहीं पहुंच सकते। और मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं और सबकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मैं सोचना भी नहीं चाहता, अगर हम में से कोई किसी दूसरी क्लास में चला जाता तो उसके साथ क्या होता। और इस तरह की जजमेंट के साथ मुझे आखिर क्या हक बनता है कि मैं इन सब लोगों को लीड करूं। और जो भी येरिम के साथ हुआ वो भी मेरी ही गलती है। तभी दोयुन पीछे से कहता है, ऐसा लगता तो नहीं है कि सारे के सारे रूल्स मॉन्स्टर बने हैं। हम हॉल
जंगल में बहुत तेज भाग रहे थे और एक रूल है कि हॉलवे में मत दौड़ो। फिर भी उस बात के लिए हमें तो कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। और दोयुन सियोक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, स्कूल में सिगरेट पीना भी मना है, लेकिन यहाँ तो अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं आया। तभी जुंगू सबसे कहता है, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ समझ में आया है। ऐसा हो सकता है कि सारे रूल्स मॉन्स्टर बन गए हो, लेकिन वह सिर्फ उन मॉन्स्टर्स के आसपास ही अप्लाई होते हो। और वो समझ जाता है अगर वो कोरियन नोटबुक मॉन्स्टर आसपास ना हो तो वो क्लास टाइम में भी बाहर घूम सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें पता करनी बाकी है। आखिर मॉन्स्टर कितनी दूर से हमको डिटेक्ट कर सकता है, और क्या सिर्फ स्कूल रूल्स ही मॉन्स्टर बने हैं या फिर कुछ और भी है। लेकिन जुंगवू की इन बातों ने पूरी क्लास को दोबारा से हिम्मत दे दी और फिर उन्होंने अगले ब्रेक से दोबारा एक्सप्लोर करना जारी रखने का फैसला किया। और ग्रुप ए और ग्रुप डी में थोड़े से चेंजेस आए हैं। ग्रुप ए की सोयोन अब ग्रुप डी में चली गई है और ग्रुप डी की सियोजियोंग अब ग्रुप ए में आ गई है, क्योंकि उसको ग्रुप डी वालों से खतरा है। और इसकी स्माइल देखकर मुझे तो लग रहा है ग्रुप डी वालों को इससे खतरा होगा। और जो भी हादसे अभी तक हुए उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सावधान रहने लगे। बात करना बिल्कुल कम हो गया, उसकी जगह वो लोग फोन पर टाइप करके कम्युनिकेट करते हैं। और जैसे ही उनको कुछ गड़बड़ लगती है वो फौरन ही क्लासरूम में वापस आ जाते हैं। और इसी तरह से अब सब लोग सरवाइव कर रहे हैं। और तीसरा एक्सप्लोरेशन भी स्मूथली गया और सब लोग सेफली वापस आ गए। और फिर फोर्थ एक्सप्लोरेशन और फिर फिफ्थ एक्सप्लोरेशन, एक के बाद एक एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। और मैप मेकिंग भी आगे बढ़ रही है, या फिर सिर्फ आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे सावधानी बढ़ रही है उसी तरह प्रोग्रेस की स्पीड घट रही है। और अनफॉर्चुनेटली उनको अभी तक कोई दूसरा क्लासरूम नहीं मिला है। उनको अब फास्ट मूव करने का रिस्क लेना होगा, क्योंकि ये बात अब उनके सर्वाइवल के साथ जुड़ी हुई है। फिर सीन स्कूल में ही किसी दूसरी क्लासरूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक लड़का रोते हुए मॉन्स्टर से कहता है, आखिर तुम क्या चाहते हो और तुम ये क्यों कर रहे हो। और वो लड़का डर कर वहाँ से भागने लगता है और वो मॉन्स्टर उस लड़के को अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।